सुप्रभात, जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आदिवासी अस्मिता विमर्श। ये यूजी सेमेस्टर 6 और पीजी सेमेस्टर 2 में आता है। ठीक है, अब पढ़ लीजिए हिंदी ऑनर्स। ठीक है, आदिवासी अस्मिता विमर्श क्या है उसके बारे में संपूर्ण एक ही वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, क्या है उसका अर्थ, स्वरूप, सारा कुछ अर्थ देखेंगे। ठीक है, सहज समांतर कोश के अनुसार आदिमवासी, गोंड, टोडा, पुरातन जन, पुराने वासी, प्रारंभिक वासी, भील, मुंडा, सवर, संथाल, कवायली, गुहावासी, मूल आवासी, वनवासी। मानक हिंदी कोश के अनुसार किनको माना है। ठीक है, पहला में किसी राज्य होना चाहिए, किसी राज्य, स्थान या प्रांत के वे निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते हो। ठीक है, रहते हो, आप फिर कहीं से आए हो और जिनके बाद और लोग भी वहाँ आकर बसे हो। वो पहले आए हैं लेकिन उनके बाद और भी लोग आके बसे हैं। आदिम निवासी आधुनिक भारत में उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश आदि में रहने वाली उरांव, खरिया, पहाड़िया, मुंडा, संथाल आदि पुरानी जनजातियाँ। भारतीय संस्कृत कोश में क्या बोला, आदिवासी शब्द का अर्थ ऐसे निवासी जो किसी क्षेत्र के मूल निवासी होना आवश्यक नहीं है कि वहाँ के मूल निवासी हो, बल्कि वो सबसे पहले आया हो। ठीक है, पहले आया हो, उसके बाद और लोग भी आए हो। बृहद हिंदी कोश के अनुसार क्या लिखा गया है, किसी देश का मूल निवासी। नालंदा विशाल शब्द सागर में आदिवासी शब्द का अर्थ दिया है मूल निवासी, किसी देश क्षेत्र के मूल निवासी हो, आदिवासी कहलाते हैं, उनके बाद और आकर बसे हो। ठीक है, लोग पूर्ण रूप से देखेंगे तो जो सबसे पहले आया हो उसके बाद और लोग भी आए हो, उन्हें मूल निवासी आदिवासी कहते हैं। ठीक है, आदिवासी समाज का इतिहास एवं स्वरूप। आदिवासी समाज का इतिहास एवं स्वरूप। आदिवासी समाज संगठित रहते हैं और विशिष्ट प्रकार की बोली बोलते हैं। ये मुख्य धारा से पिछड़े हुए लोग हैं जो अभावग्रस्त जीवन जीते हैं। कुछ आदिवासी जातियां आज शहरी संपर्क में आई है और मजदूरी करके अपना जीवन चला रही है। अनपढ़ता, अज्ञानता और अंधश्रद्धा के कारण ये लोग सभ्यता की दौड़ से पिछड़ गए हैं और जंगली जीवन जीने को अभिशप्त हैं। ये आदिवासी जनजातियां एक दूसरे से अनेक अर्थों में भिन्न होती है और अपनी संस्कृति और विश्वासों के आधार पर अपना जीवन जीती है। भारत में 292 आदिवासी समूहों की गणना की गई है। आमतौर पर देश की सामान्य धारा से संबंध होते हुए भी इनके अनेक रीति रिवाज अब भी भिन्न हैं। भारत की प्रमुख जनजातियां आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों में निवास करते हैं। भारत अनेक जातियों, जनजातियों, धर्मों, संस्कृतियों और संप्रदायों का भंडार है। आर्यों का भारत आगमन आर्यों और अनार्यों के मध्य, अनार्यों मतलब आर्य के अलावा जो मतलब आए हैं विदेश से, उनको अनार्य बोलते हैं, के मध्य चला लंबा संघर्ष और आर्यों द्वारा अनार्य आदिवासियों पर अत्याचार, उनका क्रूर संहार इतिहास की ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें भुलाना मुश्किल है। आदिवासियों की सामाजिक दुर्दशा का आरंभ यहीं से होता है। मतलब आदिवासी की जो दुर्दशा हो रहा है उसका वो आज से नहीं हो रहा है, उसको प्राचीन काल से जब आर्य लोग आए थे तब से हो रहा है। इन्हीं त्रासदीपूर्ण घटनाओं के कारण वे समाज से पिछड़ गए और वनों की तरफ भाग गए। वनों में रहते रहते सैकड़ों वर्ष बीत गए। इन्हें दैत्य, पिशाच, राक्षस और असुर आदि उपसंहारपूर्ण शब्दों से संबोधित कर समाज में इनका भ्रमपूर्ण अस्तित्व कायम कर दिया गया। आधुनिक भारत की रचना में जहाँ अन्य जातियों और समूहों का योगदान है, वहीं आदिम जनजातियों का भी उतना ही योगदान है। सबसे पहले मुगल शासनकाल में भूमि संबंधी आदिवासियों की पारंपरिक व्यवस्था पर जब जबरन प्रहार किया गया और 1616 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में छोटा नागपुर यानी झारखंड पर चढ़ाई कर वहां के राजा दुर्जन शाल को बंदी बनाया गया और उसकी रिहाई के बदले उसे कर देने पर विवश किया गया। वो कर नहीं देना चाहते थे क्योंकि हमारी अपनी राज्य है, हम क्यों कर देंगे, लेकिन वो विवश किया गया, उनको बंदी बना लिया गया था। 1765 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिली तो नागपुर का इलाका भी संभवतः उसकी दीवानी में आ गया और राजा अब इस कंपनी को कर देने लगा। ब्रिटिश शासन का व्यापार जब भारत में बढ़ा तो उन्होंने भारत में रेलवे विस्तार की आवश्यकता महसूस की। वन और वृक्षों पर उन्होंने धावा बोल दिया और इस संपदा को नष्ट किया जाने लगा। अंग्रेजों ने पूरे भारत में रेल लाइनों का जाल बिछा दिया। जंगलों का एकाधिकार इन शासकों ने अपने हाथों में ले लिया। पहले जंगलों का मालिक कौन था? आदिवासी, मूल निवासी जो वहाँ रहते हैं, लेकिन इन्होंने जंगलों पर अधिकार कर लिया और उनका जंगल में जो भी है लकड़ी काटेगा, कौन नहीं काटेगा, क्या तोड़ेगा, पूरा शासन सरकार ले गई। जंगलों को सरकारी नियंत्रण में दे दिया। स्वतंत्रता के समय इन्होंने भी आंदोलन किया। कोल विद्रोह झारखंड में 1831 में था। चुबार विद्रोह, संथाल हुल और बिरसा मुंडा का उलगुलान जो 1895 से 1900 ईस्वी तक चला था। आदि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ एक सशक्त सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के आंदोलन भी थे। उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, बहुत आंदोलन किए आदिवासी निवासी। आज़ादी के बाद आदिवासियों के मन में यह आशा जगी थी कि अब उनको अपने अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। तो उनको यह आशा जगी थी कि जो जंगल सरकारी नियंत्रण में है वो पुनः हमारे नियंत्रण में आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे देखिए, परंतु कुछ भी आशानुरूप ना हुआ। आज़ादी के बाद भी वही नियमों को सशक्त रूप से दोहराया गया।
नतीजा हुआ कि वन में रहने वाले आदिवासियों का विस्थापन व पलायन और जंगल पर राज्य के वन विभाग का एक अधिकार स्थापित हो गया। उन लोगों को तो अब इन्होंने तो विस्थापित ही कर दिया कि जंगल है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, यहाँ से आप चले जाओ कहीं और। उनकी पीड़ा और अधिकार को ये सरकार ने नहीं समझा। सरकार की इन नीतियों के कारण आदिवासी जमीन के मालिक बनने की बजाय मजदूर बनने पर विवश हो गए। स्वतंत्रता की लड़ाई में आदिवासियों ने बहुत योगदान दिया था, परंतु उनके नाम को कहीं पर भी आगे नहीं लाया गया, बल्कि उनके बचे खुचे अधिकारों पर का भी हनन कर दिया गया। उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, बहुत सारे आंदोलन किए, लेकिन उनका नाम कहीं भी नहीं है। बहुत कम ही आंदोलन को गिने चुने आंदोलन को ऊपर उठाया गया, उनका नाम है। सदियों से इन्हें खदेड़ा जा रहा है। इनके विकास की ओर ध्यान देने की अपेक्षा उनका शोषण और दोहन जारी रहा। अपनी संस्कृति और सभ्यता को ये लोग बढ़ावा देकर सुरक्षित रखना चाहते थे, परंतु मजबूरन उन्हें अपनी संस्कृति से दूर होना पड़ा, क्योंकि उन्हें अपनी जमीन से जुड़ने नहीं दिया गया। उन्हें हमेशा असभ्य, जंगली कहकर हीन भावना से ग्रसित किया गया। तो आज भी बहुत सारे जगह में आज भी है, कुछ नहीं बदला है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। आपके लाइक से कुछ नहीं होने वाला, कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कोई तो देखता है। और कमेंट कीजिएगा कि इसमें क्या कमी रह गई है, मुझे और क्या इसमें डालना चाहिए, किस तरह बनाना चाहिए। औद्योगिक नाम पर कई योजनाओं को भारतीय शासकों ने लागू किया। इन योजनाओं ने विकास से ज़्यादा विनाश किया, जिसे हमेशा नजरअंदाज किया गया। बहुत सारी योजना लागू तो किया, लेकिन योजना से आदिवासी लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ। गरीबी दूर करने के नाम पर शुरू की गई इन योजनाओं ने उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया और वे ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। झारखंड में लागू इन योजनाओं के कारण आदिवासियों की जमीन ले ली गई। कई मामले आदिवासी समुदायों की पीड़ा को बयान करते हैं, जैसे जमशेदपुर में टिस्को औद्योगिक इकाई, टिस्को वही जिसका नाम अभी टाटा आयरन स्टील कंपनी रखा गया, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। आदिवासी जमीन को ले लिया गया। 1958 में रांची में भारी अभियंत्रण निगम की HEC वाला निगम की स्थापना हुई, जिसमें कई गांव आदिवासी परिवार, पूरे 25 गांव इसमें था दोस्तों, जो सरकार ने ले लिया, उन लोगों को विस्थापित कर दिया। उन्हें बदले में कुछ नहीं मिला। आदिवासी परिवार पूरी तरह से विस्थापित हो गए और उसमें मात्र 10% लोगों को चतुर्थ पदों पर नियुक्ति दिया गया। बोला गया कि आप लोगों को जमीन देंगे रहने के लिए, खेती करने के लिए भी देंगे, नौकरी देंगे, बट कुछ नहीं दिया। मात्र 10% लोगों को, कुछ गिने चुने लोगों को नौकरी दी, वो भी चतुर्थ पद पर। पहली पंचवर्षीय योजना से आदिवासियों के विकास के लिए कार्य शुरू किया गया, परंतु अफसोस की बात यह है कि इन योजनाओं में किया जाने वाला व्यय दिन प्रतिदिन बढ़ने की बजाय कम होता चला गया। योजना तो चला गया प्रथम पंचवर्षीय योजना में, लेकिन उस टाइम जो इन पर खर्च हो रहे थे, जो उस योजना में पैसे लगाते थे, वो बढ़ने की बजाय कम होते जा रहे थे, कम पैसे लगाने लगे थे। ज़्यादा पैसा जनसंख्या जिस तरह बढ़ रहा है उस तरह ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए था, ऐसा नहीं हो रहा था दोस्तों। आदिवासी कबीलों के अधिकारों के संरक्षण और उन्हें उनके अधिकारों को प्राप्त करवाने के लिए समय समय पर संविधान में प्रावधान दिए गए हैं। यह भी सत्य है कि इन प्रावधानों का उल्लंघन भी समय समय पर होता रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे इतना लंबा वीडियो क्या करेंगे हम, एक बार पढ़ तो लीजिए। आवश्यकता थोड़ी ना है कि एग्जाम इतना आपको सवाल ही होगा, इतना पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे तो कुछ तो जरूर याद होगा। संविधान निर्माताओं ने आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए 5वीं अनुसूची में यह कहा गया है कि राज्यपाल अन्य बातों के साथ साथ संविधान में अन्य किसी उपबंध के होने पर भी अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण का प्रतिरोध कर सकेगा या उस पर प्रतिबंध लगा सकेगा। ये नियम निकाला गया था कि आदिवासी की जमीन यदि कोई गैर आदिवासी लोग खरीद रहे हैं, या तो फिर किसी आर्थिक लाभ के आर्थिक मदद के बदले में यदि जमीन कुछ दिन के लिए ले रहा है, तो उसको पुनः वही आदमी को मिल जाना चाहिए। ठीक है, प्रतिबंध लगा सकेगा राज्यपाल महोदय इस पर। ठीक है, कानून बना देना समस्या का हल नहीं है, बात तो सही है। बहुत सारे कानून बने हैं बहुत विषयों पर, लेकिन वो वास्तव में वो लागू नहीं हो पाए हैं जमीनी स्तर पर, वो तो कागज पर ही रह गया है। सरकार ने कानून तो बना दिए, परंतु उसे व्यावहारिक रूप से अमल में लाने के प्रयास नहीं किए गए। आदिवासियों की जमीनें इन कानूनों के हितों होते हुए भी हस्तांतरित होती रही है। कानून बनने के बाद भी भूमि का हस्तांतरण जारी रहा। झारखंड हो या छत्तीसगढ़ या अन्य आदिवासी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जमीनों को लेकर नारा लगाया गया, हड़पी हुई जमीनों को वापस करो। झारखंड में इन मुद्दों को सुलझाने के लिए कानून बनाए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में, जो मुंडा उलगुलान हुआ था, बिरसा मुंडा के आंदोलन, वो इतना विस्तृत था कि उसके बाद इन्हें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाना पड़ा। ठीक है, 1908 में। आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता, इसके अंदर कहा गया था। किसी भी किस्म की जमीन का हस्तांतरण और कानूनी कहा गया है। आदिवासी 7 वर्ष के लिए किसी भी को भूगोत बंधक दे सकता है, इसके बाद पुनः जमीन खतियानी रैयत के पक्ष में निर्मुक्त होने का कानून है। मतलब 7 वर्ष तक तुम बंधक ले सकते हो गैर आदिवासी लोग। ठीक है, लेकिन पुनः वो जमीन वही उन्हीं का हो जाएगा जिसका वो पहले था। जरपेशगी का मियाद 5 साल कर दी गई। इसमें भी मियाद के बाद खतियानी रैयत के पक्ष में जमीन हो जाने का कानून है। इसका हम एक तरह से बोल सकते हैं एग्रीमेंट। ठीक है, इंग्लिश में बोल सकते हैं। कानूनी भाषा थोड़ा समझ में नहीं आएगा। वास्तविक में इसके उल्टा हुआ, इसका भी उल्टा हुआ। कानून की परवाह किए बिना गैर आदिवासियों ने आदिवासी किसानों से 90 साल, जहाँ 5 साल का था, वहाँ 90-95 साल के लिए जरपेशगी मतलब एग्रीमेंट लिखवा ली। कहीं कहीं तो अब मियाद जरपेशगी लिखवा ली। अंततः हुआ यह कि जमीन का सर्वे होने पर जिसके कब्जे में जमीन है वही उसका मालिक होगा के नियम के आधार पर गैर
आदिवासी शाहूकार मालिक बन बैठता है। जब 90, 95, 99 वर्ष का जब एग्रीमेंट होगा तो उस समय कभी ना कभी तो होगा मतलब ज़मीन का ये हो सर्वे होगा, उस समय जो ज़मीन पर कब्जा रहेगा उसी का होगा। आदिवासियों की नई पीढ़ी ने इन बदलावों को आत्मसात करना शुरू किया। इन वंचितों ने अपनी पीड़ा को साहित्य रूप भी दिया। आदिवासी साहित्य भी आज प्रतिष्ठा प्राप्त करने लगा है। विभिन्न भाषाओं और हिंदी में भी आदिवासी साहित्य लिखने के लिए आगे आने लगे हैं। अब आदिवासी वह वनवासी नहीं रहा जिसे जंगली कहकर उसका उपहास किया जाता था। अब वह समाज का सशक्त नागरिक बनकर उभरने के लिए तैयार खड़ा है। आदिवासी शब्द में ही उनकी पहचान छिपी हुई है और अपनी पहचान को साबित करने के लिए वह संघर्षरत है। आदिवासियों को मुख्य धारा में आने से रोका जाना शासक वर्ग और समाज के उच्च वर्ग की साजिश का परिणाम है। वो तो हमेशा से आने चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें कभी पढ़ने नहीं दिया गया, तो कभी कोई योजना का लाभ नहीं लेने दिया गया। इस कारण वो हमेशा पिछड़ते रहे। निष्कर्ष, अंततः हम कह सकते हैं कि यदि आदिवासी समाज प्रगति चाहता है तो उसे नेतृत्व स्वयं अपने हाथों में लेना होगा। बात तो सही है। जब वे स्वयं सतर्क रहेंगे और आगे आएंगे तो उनके लिए चिंतित विद्वान जन लोग उनके साथ चलेंगे और उनके अस्तित्व को प्राप्त करवाने और समाज में उन्हें ऊंचा उठाने में पूरा योगदान देंगे। आदिवासी समाज को आज राष्ट्रीय स्तर पर इकट्ठा करने का प्रयास तेज हो रहा है और आशा यही है कि अपनी असीमता के लिए जिस तरह वे संघर्षरत है उससे उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान अवश्य प्राप्त होगा। इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए आदिवासी जनता के हितों की हिफाजत करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसा ढांचा विकसित किया जाना चाहिए और जो आदिवासी और गैर आदिवासी मेहनतकश जनता के सभी हितों की एकता बरकरार रखते हुए आदिवासियों के हितों को आगे बढ़ा सके। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।